लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। आप जानते हैं कि हम लंबे समय से हमारे समय के संकटों, चिंताओं और फासीवाद के गहराते संकट को लेके बात करते आए हैं। हमने वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में साम्राज्यवाद और युद्ध के उन्माद के संकट को लेके भी कई-कई बार बात की है। आज जो भारत और पूरी दुनिया का राजनीतिक परिदृश्य है, उस सब को लेके फिर एक बार हमारे साथ धर्मनिरपेक्ष मूल्यों, विश्व शांति के क्षेत्र में एक योद्धा के रूप में काम करने वाले साथी, मार्क्सवादी चिंतक, ट्रेड यूनियन लीडर, कॉमरेड अरविंद पोरवाल जी हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड पोरवाल जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम। लाल लाल जी। तो कॉमरेड पोरवाल जी, जैसा कि मैंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से अमेरिकी साम्राज्यवाद, ट्रंप की तानाशाही, युद्ध का उन्माद, साम्राज्यवादी आतंक और भारत का चिंताजनक राजनीतिक परिदृश्य, भारत सरकार की ढुलमुल कमजोर विदेश नीति, ट्रंप द्वारा भारत का बार बार अपमान करना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंताजनक मौका परस्त चुप्पी, इससे बड़ी चिंताएं व्याप्त हैं। आपसे पिछले दिनों भी हमने इन सारे मुद्दों पे बात की थी। उसके बाद के कुछ महीनों में घटनाक्रम आगे बढ़ गया है। मैं चाहूंगा कि इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य पे आप अपनी टिप्पणी दें और इसके प्रतिरोध में जो ताकतें सक्रिय हैं, उनकी भूमिका का भी उल्लेख करें। और ऐसे परिदृश्य में जो लोग विश्व शांति, एकता, सद्भाव, एकजुटता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के पक्षधर हैं, उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए और वो उनको अपना प्रतिरोध किस तरह से और प्रखरता के साथ अभिव्यक्त करना चाहिए। इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए आपका स्वागत है कॉमरेड पोरवाल जी। जी जी कॉमरेड, नमस्कार। जी कॉमरेड। जो भूमिका आपने बताई और जी आज का जो भू राजनीतिक परिदृश्य है, मेरे ख्याल से हमने पिछली बातचीत लगभग इसी विषय पे जनवरी में की जी थी जी और 6 महीने का समय लगभग बीत चुका है। जी परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन भी हुआ है। आज देखिए, अगर हम पूरे भू राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें जी तो कुछ प्रश्न, कुछ चिंताएं, कुछ क्वेरीज हमारे सामने उभरती है जी कि क्या, और जो पिछले 6 महीने पहले भी जब हमने बात की थी तो प्रश्न हमारे सामने था, आपने ही पूछा था कि क्या जी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? जी क्या अमेरिका का एक ध्रुवीय प्रभुत्व जी जो लगभग 1990-91 से शुरू हुआ था, जी क्या वह खत्म होने जा रहा है? जी क्या विश्व में ब्रिक्स जैसे संगठन शक्ति संतुलन को बदल रहे हैं? जी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस सारे घटनाक्रम के बीच आती है, वो जो अमेरिका की या ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति है। जी वह जो पिछले 3 साढ़े 3 दशक से जो वैश्वीकरण की नीतियां दुनिया में चल रही थी, जी क्या वो अमेरिका फर्स्ट नीति उसको सीधे तौर पर अब चैलेंज कर रही है जी कि हम उस वैश्वीकरण की नीति से अब अलग जा रहे हैं जी और पश्चिम एशिया की आग जिसका जिक्र आपने किया, जी क्या वह दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर रही है? किस तरह कर रही है? जी और एक पूरा दौर अब हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पूरे दौर के अंदर एक तेजी से उभरता समीकरण हमें दे रहा है, जी जो आने वाले वर्षों के अंदर तमाम दुनिया के देशों में न केवल रोजगार को, बल्कि रोजगार, लोकतंत्र और राजनीति को भी बदलेगा। जी 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 क्योंकि उस एआई पर जिसका कब्जा होगा, जी उसके बटन जिसके हाथ में होंगे, मेरे ख्याल से दुनिया को अब वही चलाएगा। जी और इन सबके बीच जो एक निरंतर प्रासंगिक सवाल है, वह यह तो है ही कि भारत इन सब में कहाँ खड़ा है, जो आपने पूछा।
कि भारत की भूमिका क्या हो सकती क्या है? है। देखिए, इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब इस तरह की घटनाओं को हम केवल एक समाचार के रूप में नहीं ले सकते। जी, ये जिनका जिक्र हमने किया, ये समाचार नहीं है, ये वो घटनाएं हैं जो इतिहास की दिशा को बदल रही है और बदलेगी। जी, विश्व व्यवस्था बदल रही है। जी, लेकिन आज यह समझना पहले कहीं अधिक आवश्यक हो जाता है कि जी, आने वाले वर्षों में विश्व जी, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शांति, लोकतंत्र दुनिया के तमाम देशों में जी, यह किस करवट बैठेगा या क्या शेप लेगा। जी, जैसा आपने जिक्र किया, ये तमाम घटनाएं पहली नजर में अलग-अलग घटनाएं लगती हैं, जी, लेकिन वास्तव में ये अलग-अलग नहीं है, ये समग्र रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई घटना है। जी, और ये सब एक बड़े परिवर्तन के अलग-अलग पहलू हैं, आयाम हैं। जी, दरअसल हम केवल सरकारों के बदलने का या सरकारों के प्रतिरोध का दौर नहीं देखना है, जी, हम विश्व शक्ति संतुलन को पुनर्परिभाषित, पुनर्गठित होते देखना है। जी, 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 जैसा मैंने कहा, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जो परिदृश्य बना था और दुनिया एक ध्रुवी हो गई थी, जी, उस दौर में ये कहा गया था कि उदार लोकतंत्र, मतलब लिबरलाइजेशन, एक तरह से कहें उदार लोकतंत्र और मुक्त बाजार व्यवस्था, जी, ये मानव विकास का अंतिम मॉडल है। कि अब जो दुनिया में मॉडल आना था, आर्थिक मॉडल, मानव विकास का मॉडल, वो आ चुका है और अब दुनिया इसी पे चलेगी। जी, लेकिन इतिहास है, इतिहास कभी रुकता नहीं है। हम्म, और 21वीं सदी में आज हम देख रहे हैं कि उस धारणा को आसन्न चुनौती मिल रही है। हम्म, सही कहा। चीन का अभूतपूर्व आर्थिक उत्थान इस बीच हमने देखा, निश्चित रूप जी, से अभूतपूर्व है वो। भारत बिल्कुल। का उभार भी मायने रखता है। रूस पुनः सेंटर स्टेज पर अपनी भूमिका निभा रहा है, जिसको 1991 के बाद एक तरह से खत्म मान लिया गया था। आज पुनः हम्म, केंद्रीय भूमिका में है दुनिया में। जी, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तमाम देशों में हम देखें, नई आकांक्षाएं बलवती हो रही हैं, नए जी, घटनाक्रम हो रहे हैं। जी, और इस बीच दुनिया में ब्रिक्स जैसे, साउथ एशिया जैसे, या ग्लोबल जी, साउथ जैसे तमाम ऐसे संगठन जी, नए बने हैं जो जी, पुराने स्थापित गठबंधनों को चुनौतियां दे रहे हैं, जी, जी, उनसे आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। जी, तो ऐसे में निश्चित रूप से एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या अमेरिका का प्रभुत्व समाप्त हो रहा है या उसे चुनौती मिल रही है। जी, 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 मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका आज भी विज्ञान, तकनीकी, उच्च शिक्षा, सैन्य शक्ति, जी, नवाचार, जी, इन क्षेत्रों में अत्यंत प्रभावशाली देश है। जी, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि अब वह अकेला निर्णायक केंद्र दुनिया में नहीं बचा है। हम्म, जी, 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 दुनिया महत्वपूर्ण बात। मल्टीपोलर हो गई है, होती जा रही जी, है। और यही जी, परिवर्तन आज की वैश्विक राजनीति का या भू राजनीतिक संरचना का मूल स्वर है जी, कि अब जी, दुनिया जो 1991 के बाद हमें लग रहा था यूनिपोलर है, वह फिर मल्टीपोलर होती जा रही है, बहुध्रुवी जी, होती जा रही जी, 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 है। थोड़ा सा हम डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र कर लें। जी, ट्रंप को मेरा ऐसा मानना है कि हमें एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए। जी, राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो ट्रंप एक व्यापक प्रवृत्ति का, टेंडेंसी का प्रतिनिधित्व करता है। जी, जी, व्यक्ति जी, तो वो है, अच्छा, मगर जी, वो जो चीजें कर रहा है वो एक जी, बड़ी प्रवृत्ति को दर्शाती है। जी, वे उस राजनीति का प्रतीक है
जी जिसमें राष्ट्रीय हितों को वैश्विक संस्थाओं से अब ऊपर रख दिया गया है। जी अमेरिका फर्स्ट नीति जो है, अब वो ग्लोबलाइजेशन की जो हमारी नीति थी, वैश्वीकरण की जो नीति थी, जी उसकी एक तरह से विरोधी नीति है। जी संरक्षणवाद जिस तरह से दुनिया के तमाम देशों में अब एक आकार ले रहा है, जी वो निश्चित रूप से ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी, जो अवधारणा थी, उसके विपरीत है। जी आप देखिए, ट्रंप को ही हम लें, अमेरिका फर्स्ट की नीति उसकी, संरक्षणवादी व्यापारिक नीतियों को वो बढ़ावा दे रहा है। जी आवर्जन पर कड़े नियम हम देख रहे हैं, जी वो रोज कोई न कोई नई चीज लेकर आता है कि भाई जी अब बहुत ज्यादा विदेशी लोग नहीं चाहिए अमेरिका में। और ये तर्क दिया जाता है कि वैश्वीकरण से अमेरिका के उद्योगों और श्रमिकों को नुकसान हो रहा है। जी ये ट्रंप का कहना है। ट्रंप का कहना है। यानी ट्रंप केवल अमेरिका की राजनीति को नहीं बदल रहा, जी वे उस वैश्वीकरण पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है जिसे स्वयं अमेरिका ने दशकों तक बढ़ावा दिया 1991 के बाद। जी आज अमेरिका खुद उस वैश्वीकरण की नीति को चुनौती दे रहा है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और यही जी कारण है कि आज हम दुनिया की डिक्शनरी में डीग्लोबलाइजेशन, फ्रेंडशोरिंग, सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट जैसे शब्द सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अब यदि हम पश्चिम एशिया की ओर देखें तो जी स्थिति हमें और जटिल दिखाई देती। जी ईरान, इजराइल, अमेरिका और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच, चाहे वो लेबनान हो, जी जिस तरह का तनाव इनके बीच है, वो केवल क्षेत्रीय राजनीति का प्रश्न अब नहीं रहा। जी यह ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार मार्ग, वैश्विक तेल बाजार और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा से अब जुड़ गया है। जी विश्व शांति के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि ऐसे संघर्ष फैलते हैं तो उनका प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। जी उसका असर हम देख रहे हैं ऊर्जा की कीमतों पर, तेल की कीमतों पर, वैश्विक महंगाई पर, खाद्य सुरक्षा पर, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर, जी हर जगह पड़ रहा है। जी और इसीलिए आज शांति का प्रश्न केवल नैतिक प्रश्न नहीं है, अब वो आर्थिक प्रश्न भी हो गया है। ये बड़ी शांति अब महत्वपूर्ण बात है अर्थव्यवस्था आपकी। से सीधे सीधे जुड़ गई। जी 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 आज युद्ध केवल टैंकों और मिसाइलों से तो लड़ा नहीं जा रहा है। आज आर्थिक प्रतिबंध भी एक हथियार है जो अमेरिका जैसे देश लगातार यूज कर रहे हैं, चाहे वो ईरान के खिलाफ हो, चाहे क्यूबा के खिलाफ हो, चाहे ग्रीनलैंड पे कब्जे की कवायदें हो। टेरिफ हथियार के रूप में यूज हो रहा है, हम देख रहे हैं। जी साइबर हमले हथियार के रूप में यूज हो रहे हैं। जी तमाम दुनिया के नेटवर्क और ये हैक किए जा रहे हैं और डाटा सेंटर्स पर आक्रमण हो रहे हैं। जी दुर्लभ खनिज संसाधन जो हैं वो आज रणनीतिक हो गए हैं। जी वेनेजुएला के तेल पर जिस तरह कब्जा करने की कवायद हमने देखी, जी जी और जैसा मैंने कहा एआई वह भी भविष्य में अब एक सामरिक क्षेत्र बनेगा। जी तो इसलिए अब युद्ध की परिभाषा भी बदल गई। बदले जी आज प्रतिस्पर्धा केवल सीमाओं पर नहीं, अर्थव्यवस्था, तकनीक और सूचना के क्षेत्र में भी चल रही। जी 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 यहीं से भारत का प्रश्न शुरू होता है कि आज भारत जरूर विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है, निसंदेह है। जी जी उसकी जनसंख्या युवा है, डिजिटल क्षमता बड़ी है, वैश्विक प्रभाव बड़ा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि केवल आर्थिक आकार किसी राष्ट्र को वैश्विक नेतृत्व नहीं देता। जी वैश्विक नेतृत्व के लिए आर्थिक शक्ति, तकनीकी क्षमता, लोकतांत्रिक विश्वसनीयता, जी जी सामाजिक एकता, जी स्वतंत्र विदेश नीति, जी जी जी
ये सारे कुछ ऐसे पहलू हैं जी। जहां आज के समय में भारत की वास्तविक परीक्षा है कि हम उन्हें किस तरह से डील करते हैं। अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो केवल पांचवी अर्थव्यवस्था से हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन नहीं, जाएंगे, वह तो हमें विश्व गुरु नहीं बना। नहीं बना सकते। जब तक हम अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं को, जब तक आर्थिक असमानता को, जब तक उनका उनको ध्यान नहीं देंगे, उनको एड्रेस नहीं जी, करेंगे, जी, तब तक सामाजिक समरसता और ये तमाम मुद्दे तो हैं ही जिन पर हम लगातार जी, चर्चा करते जी, रहते हैं। जी, 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 आज देखिए, विश्व केवल विश्व बदल नहीं रहा है, वो अपने नियम भी बदल रहा है। जी, जी, क्या 21वीं सदी शक्ति की सदी होगी या सहयोग की सदी होगी? आज ये सबसे बड़ा, सवाल है। क्योंकि हम सहयोग से बहुत दूर जा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। क्या तकनीक जिसका लगातार विकास हो रहा है वो मानव की सेवा करेगी या मानवता तकनीक की सेवा करेगी? क्या सवाल है। विश्व बहुध्रुवी होगा? बहुध्रुवी तो होगा ही, लेकिन क्या विश्व अधिक न्यायपूर्ण हो पाएगा? जी, क्योंकि सवाल आर्थिक है। प्रगति या विश्व शांति, यह केवल न्यायपूर्ण व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक किसी मायने की। जी, तो इस बदलती दुनिया में भी भारत को अपनी भूमिका तय करनी है। अब आखिर दुनिया में यह सब क्यों हो रहा है? क्या केवल ट्रंप इसका कारण है या केवल चीन का उदय इसका कारण है या रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया को बदल रहा है? मेरा मानना है कि इन घटनाओं की जड़ें इससे कहीं अधिक गहरी। जी, 1990 के दशक में जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था, समाप्त जी, हुआ, जी, तब यह विश्वास पैदा हुआ कि दुनिया अब पूरी दुनिया मुक्त व्यापार, उदारीकरण, वैश्विक बाजार की दिशा में आगे बढ़ेगी। जी, उस समय कहा गया था कि पूंजी, तकनीक और व्यापार की बाधाएं कम होगी तो समृद्धि सब तक पहुंचेगी, हर जी, आदमी समृद्ध होगा, हर देश जी, समृद्ध होगा। जी, प्रारंभ में इस सोच के कुछ सकारात्मक परिणाम भी हमें दिखे। भारत सहित अनेक विकासशील देशों में आर्थिक विकास की गति को तेजी मिली, जी, तकनीक ने दुनिया को जोड़ दिया, लाखों लोगों को नए अवसर मिले। लेकिन जी, समय के साथ आज हम देख रहे हैं कि एक उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष हमारे सामने आया है। जी, दुनिया में संपत्ति का सृजन तो हुआ मुक्त व्यापार जी, से, जी, वैश्वीकरण से, पर जी, उसका वितरण समान नहीं रहा। कुछ देशों और कुछ कारपोरेट समूहों की आर्थिक शक्ति असाधारण रूप से बढ़ी, जी, जबकि अनेक देशों में, समाजों में रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आय की असमानता आज भी चिंता का विषय बनी और जी, भारत भी उनमें से एक है। जी, इसीलिए आज बहस वैश्वीकरण के पक्ष या विपक्ष की नहीं है। जी, वास्तविक बहस यह है कि क्या वैश्वीकरण मानव केंद्रित होगा या केवल बाजार केंद्रित? ये बड़ा सवाल है। सही बात। क्योंकि पूरा दुनिया में जो तमाम आर्थिक राजनीतिक कवायदें चल रही है, उनके केंद्र से मानव गायब हो गया, व्यक्ति गायब हो गया। जी, सही कहा। चिंताजनक परिदृश्य है। अक्सर कहा जाता जी, है कि ट्रंप वैश्वीकरण को चुनौती दे रहा है, जी, लेकिन इसे भी थोड़ा व्यापक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। हम्म, ट्रंप उस अमेरिकी असंतोष की राजनीतिक अभिव्यक्ति है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को लगा कि वैश्वीकरण का लाभ वॉल स्ट्रीट और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक मिल रहा है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के श्रमिक और मध्यम वर्ग को वो लाभ नहीं मिला। मतलब जी, वैश्वीकरण से जो पूंजी निर्माण हुआ, जो लाभ हुआ, वो कुछ कारपोरेट हाउसेस तक और बाजारों तक सीमित रह गया। डाउन टू अर्थ एक्चुअल जो श्रमिक हैं, जो मध्यम वर्ग है, जी, उन तक उनका लाभ नहीं पहुंचा। जी, और यही कारण है अमेरिका फर्स्ट नीति जो ट्रंप लेके आए उसके पीछे।
कि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, नीचे तबके का वर्ग मेरा विरोधी हो रहा है। हम्म, इसी कारण वह आवर्जन नियम भी बदल रहा है। जी इसी कारण तमाम संसाधनों पर कब्जे की होड़ में और अधिक जुट गया है। जी जी इसी कारण वो टैरिफ का गेम खेल रहा है। जी चीन पर उसने बड़े टैरिफ लगाए। जी सप्लाई चेन को, जो मुक्त व्यवस्था के अंदर सामान फ्रीली इधर उधर जा रहा था अपने टैरिफ नियमों, और उससे उसने जी सप्लाई चेन्स को रोकने की कोशिश की है, जी जिससे तमाम जो नए मुल्क हैं और जो केवल आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए परेशानियां खड़ी हो रही हैं। जी तो यह केवल आर्थिक नीति नहीं है, यह भी एक तरह से भू राजनीतिक नीति। जी सही कहा, सही कहा। कुल जी मिलाकर हम देखें तो आज दुनिया ग्लोबलाइजेशन की जगह सिक्योर ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, आत्म केंद्रित हो रही है, संरक्षणवादी हो रही है। हाँ, देश ये जी देख रहे हैं कि जी उनकी दवाई कहां से आ रही है, जी उनकी सेमीकंडक्टर चिप्स कहां बन रही हैं, जी जी वो जी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर हैं, जी 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 दुर्लभ खनिज और तेल किसके नियंत्रण में है। जी 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 कोविड महामारी ने हमें यह बताया कि केवल सस्ता उत्पादन ही पर्याप्त नहीं है, जी उसकी आपूर्ति और विश्वसनीयता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जी इसीलिए आज आर्थिक नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पहले की तुलना में कहीं अधिक ये प्रश्न जुड़ गए हैं, एकाकार हो गए हैं। आर्थिक नीति अलग नहीं है और सुरक्षा अलग नहीं। जी आज सही एक और कहा। महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ जिसका जिक्र हमने पिछली बार भी कहा था, फाइनेंशियलाइजेशन, जिसको जी आर्थिक दुनिया में कहते हैं, जी जिसका अर्थ यह है कि वित्तीय क्षेत्र का प्रभाव वास्तविक उत्पादन की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ा। जी मेरा आशा इससे शेयर बाजार, वैश्विक निवेश फंड, हेज फंड, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां और विशाल वित्तीय पूंजी बाजार, जी जिसका प्रभाव अब राष्ट्रीय नीतियों तक पहुंच गया। जी लेकिन जब अल्पकालिक वित्तीय लाभ दीर्घकालिक सामाजिक विकास पर हावी होने लगते हैं, जी तब असंतुलन पैदा होता है। आज दुनिया केवल मुनाफे की तरफ भाग रही है। हम्म सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता उसके विजन में ही कहीं नहीं। जी और जो वित्तीय पूंजी है, उसका अधिकांश कारोबार सट्टात्मक चल रहा है। जी वह रोजगार पैदा नहीं कर रही, वह उत्पादन नहीं बढ़ा रही, उससे केवल सट्टा खेला जा रहा है। जी सही कहा, सही कहा। दूसरी तरफ हम देखें, ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ जैसे संस्थान, जो संगठन या हम कहें गठबंधन जो उभरे हैं, इनका महत्व बड़ा है। जी इन नए गठबंधनों का मूल संदेश यह है कि विश्व व्यवस्था अधिक प्रातिनिधिक और संतुलित होनी चाहिए। जी जो नाटो जैसे गठबंधन थे, उनको अब चुनौती मिलने लगी है। हम देख रहे हैं हम्म नए हम्म गठबंधन उभर रहे हैं। हम्म ग्लोबल साउथ, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी विकासशील देश हैं, आज ये प्रश्न हम्म उठा रहे हैं कि विश्व बैंक, आईएमएफ, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की संरचना में वास्तविक दुनिया का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, वो कुछ देशों के कब्जे में क्यों है ये संस्था। हम्म यह मांग केवल शक्ति की मांग नहीं है, इसके पीछे भी न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व की मांग है। जी ये दुनिया के संसाधनों को कंट्रोल करती है, मगर इनका कंट्रोल कुछ चंद देशों के हाथ में है। तो आज जी तमाम लैटिन अमेरिकी, साउथ अफ्रीकन, एशियन देशों में ये मांग उठ रही है कि इनमें उचित प्रतिनिधित्व सबको मिले। जी तो आज का संकट कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये कि केवल व्यापार का संकट नहीं है, ये विकास मॉडल का भी संकट है। और प्रश्न केवल यह नहीं है कि दुनिया कितनी अमीर होगी, हम्म प्रश्न यह है कि दुनिया कितनी न्यायपूर्ण होगी। सही बात।
या मनुष्य वैश्विक बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार ढलने के लिए विवश हो जाए? यही वो प्रश्न है जो 21वीं सदी की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों के केंद्र में है। जी मानव इतिहास का प्रत्येक बड़ा संकट शैलेंद्र भाई जी अंततः एक नैतिक प्रश्न है। जी उसे नैतिक प्रश्न होना चाहिए। जी सही कहा। आज का वैश्विक संकट भी केवल शक्ति संतुलन का संकट नहीं है। जी यह इस प्रश्न का संकट है कि विज्ञान किसके लिए होगा, अर्थव्यवस्था किसके लिए होगी, जी राजनीति किसके लिए होगी और जी अंततः मानव सभ्यता किस दिशा में जाएगी। किस दिशा में चाहिए? ये आसन्न प्रश्न आज हमारे सामने खड़े हैं जी जी कि एक ध्रुवीय व्यवस्था के अंदर प्रभुत्व की समस्या थी, तो बहुध्रुवीय व्यवस्था में भी यह खतरा बना रह सकता है कि जी विभिन्न शक्ति केंद्र अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों के लिए प्रतिस्पर्धा करें, जी जैसा पहले होता था शीत युद्ध के समय में। जी इसलिए हमारा लक्ष्य केवल पावर बैलेंस नहीं होना चाहिए, जी हमारा लक्ष्य होना चाहिए न्याय आधारित विश्व व्यवस्था, जी 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 न्याय आधारित विश्व व्यवस्था। एक ऐसी व्यवस्था जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, समान संप्रभुता, संवाद और सहयोग पर आधारित हो। जी जी आज संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF, WTO जैसी संस्थाओं की भूमिका पर प्रश्न उठ रहे हैं। जी इन संस्थाओं ने द्वितीय विश्व के बाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसमें कोई शक नहीं। जी लेकिन दुनिया बदल चुकी है। आज जैसा मैंने कहा, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका की वास्तविक शक्ति और जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व इन संस्थाओं में नहीं दिखाई दे रहा है। हम्म, इसीलिए इन संस्थाओं को कमजोर करने की नहीं, बल्कि इन्हें अधिक लोकतांत्रिक, अधिक प्रातिनिधिक और अधिक उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता है। जी जबकि ट्रंप के हम लगातार बयान देखें तो वो गाए बगाए इनको कमजोर करने की धमकियां देते रहते हैं कि ये तो सब मेरे फंड पे चल रहा है। भारत लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात करता रहा। यह केवल भारत की स्थायी सदस्यता का प्रश्न तो है ही, जिसके लिए अब भारत लगातार लगा हुआ है, लेकिन यह उस व्यापक प्रश्न का हिस्सा है कि क्या वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की वास्तविकताओं को स्वीकार करेंगी? अदरवाइज हम देख रहे हैं वो अप्रासंगिक होती जा रही हैं। वह अपनी मीटिंगें कर लें, अपने रिजोल्यूशंस पास कर लें, मगर या तो वो वीटो हो जाते हैं या पारित भी हो गए तो उनका पालन नहीं होता। जी विश्व शांति की अगर हम बात करें, कई लोग शांति को, जैसा मैंने कहा, केवल युद्ध विरोधी समझ लेते हैं। युद्ध का विरोध शांति नहीं है। जी मेरे लिए शांति का अर्थ उससे कहीं अधिक व्यापक है। जी यदि किसी समाज में करोड़ों लोग भूखे हैं, जी सबको शिक्षा उपलब्ध नहीं है, यदि जी स्वास्थ्य सेवाएं समान रूप से सबको उपलब्ध नहीं है, जी यदि घृणा, हिंसा और सामाजिक जीवन पर हावी है, जी तो केवल युद्ध समाप्त हो जाने से शांति स्थापित नहीं हो। नहीं होगा। सच्ची शांति तभी होगी जब न्याय होगा, जब गरिमा होगी, जब जी समान अवसर होंगे और जब मनुष्य जी की पहचान उसके धर्म, जाति, भाषा या नस्ल से पहले उसके मानव होने के अधिकार और सही आधार कहा। पर। जी जी जी, बिल्कुल। अब उस प्रश्न की ओर आते हैं कि इस बदलती हुई दुनिया में भारत कहां खड़ा? यह प्रश्न केवल विदेश नीति का नहीं है, जैसा आपने, जी यह प्रश्न हम कहां खड़े हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें हमारा विकास मॉडल, हमारा लोकतंत्र, जी हमारी सामाजिक संरचना, जी इन तमाम प्रश्नों पर भी नजर एक साथ डालनी हो। जी किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति क्या होती है? सैन्य शक्ति जी महत्वपूर्ण है, जी आर्थिक शक्ति भी महत्वपूर्ण है, जी तकनीकी क्षमता भी आवश्यक है, जी लेकिन इतिहास बताता है कि स्थायी राष्ट्रीय शक्ति, मजबूत अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता, लेकिन उसके साथ ही
विश्वसनीय लोकतांत्रिक संस्थाओं, सामाजिक एकता और आंतरिक सद्भाव, सामंजस्यता और नैतिक विश्वसनीयता, ये बड़ी बात इन है। आधारों पर ही किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा निर्मित होती है। आप जी। केवल पांचवी या तीसरी अर्थव्यवस्था बन के या मिसाइलें बना के, सैन्य शक्ति बना के खरीद कर, फाइटर जेट्स खरीद कर, सैन्य उत्पादन बढ़ाकर आप अपने आप को बहुत शक्तिशाली नहीं कहला पाएंगे। जी जी जी। और विदेश नीति का जहां तक जिक्र है, विदेश नीति देखिए केवल विदेश मंत्रालय में बैठकर नहीं बनती। हम्म। विदेश नीति अंततः घरेलू शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार होती है। हम्म। जो आपकी घरेलू राजनीति है, घरेलू हालात हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा केवल उसकी आर्थिक उपलब्धियां नहीं हो सकती, जैसा मैंने कहा। जी। विश्व समुदाय यह देखता है कि आपकी लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी मजबूत हैं, हम्म। संविधान की भावना का आप कितना सम्मान कर रहे हैं अपने, करते हैं। जी। आपके नागरिक अधिकार कितने सुरक्षित हैं आपके देश में, हम्म। विविधता को सम्मान मिल रहा है या नहीं, जो हमारी बहुत बड़ी हम्म। शक्ति है, हमारी हम्म। विविधता। हम्म। समाज में संवाद की संस्कृति जीवित है या नहीं, हम्म। और क्या राज्य तथा नागरिक के बीच विश्वास बना हुआ है, हम्म। जिसका एक बहुत बड़ा संकट हम बहुत लगातार भारत में देख रहे हैं। सही बात है। और सही यह कहा। प्रश्न किसी एक सरकार या किसी एक दल तक सीमित नहीं, हम्म। यह हर लोकतंत्र के सामने खड़ा स्थायी प्रश्न। जी। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बहुलता है, प्लुरलिज्म है। अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, अनेक संस्कृतियां, अनेक जीवन जी। पद्धतियां, और फिर जी। भी एक राष्ट्र। जी। यदि ये बहुलता मजबूत होगी तो भारत की वैश्विक विश्वसनीयता भी मजबूत होगी, मजबूत प्रतिष्ठा हो। भी बढ़ेगी। जी जी जी। आज राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ, जैसा मैंने कहा, केवल सेना या अर्थव्यवस्था नहीं, जी। एक शिक्षित समाज भी राष्ट्रीय सुरक्षा है, जी। स्वस्थ नागरिक भी राष्ट्रीय सुरक्षा है, जी। खाद्य सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा है, जल जी। सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा है, जी। वातावरण पर्यावरण की सुरक्षा भी भी राष्ट्रीय सुरक्षा है, सुरक्षा साइबर है। सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा है, सामाजिक विश्वास और सद्भाव भी राष्ट्रीय सुरक्षा है। हम्म। यदि समाज भीतर से विभाजित होगा तो बाहरी शक्तियां उसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगी। हम्म। सही बात है। इसीलिए सामाजिक एकता केवल नैतिक मूल्य नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता है। जी जी। और भारत को हम कहाँ देखना चाहते हैं, भारत आपने कहा कहाँ देखते हैं, मेरे ख्याल से मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि जब तक इन पहलुओं को हम इग्नोर करते रहेंगे जी जी जी। वह वैश्विक प्रतिष्ठा जिसकी हम बात लगातार करते हैं, हम्म। हम्म। बहुत मुश्किल है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात लोक कही। जी जी लोकतंत्र देखिए केवल बहुमत का शासन नहीं, जी। लोकतंत्र एक संस्कृति है जी जहां असहमति को देशद्रोह नहीं माना जाए, जी जहां आलोचना को लोकतंत्र की शक्ति माना जाए, जी जी जहां मीडिया प्रश्न पूछ सकता हो, जी जहां विश्वविद्यालय स्वतंत्र विचार कर सकते हैं। जी। आज तो हम देख रहे हैं शैक्षणिक संस्थाओं पर, चाहे वो ध्वस्त हो जेएनयू हो या चाहे एएमयू हो, लगातार प्रहार हो रहे हैं। जी जहां न्यायपालिका को पर नागरिकों का विश्वास बना, जी। वो खंडित हुआ है। कहीं न कहीं खंडित ना भी हुआ हो, दरार उसमें जरूर आ रही, हाँ, और इस चीज को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। करना चाहिए। जी जी जी। और सीधी सी बात है कि जहां संविधान केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन की गीता बाइबल बने, मार्गदर्शक हो, जिसे बदलने की बातें हम कर रहे हैं और 2/3 बहुमत का इंतजार कर रहे हैं केवल, तो भारत का भविष्य तो हमारी लोकतांत्रिक परिपक्वता पर ही निर्भर है, हमारे सैन्यीकरण पर, हमारे विश्व अर्थव्यवस्था में दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर पहुंचने पर, इस पर तो निर्भर नहीं। सही बात।
सही बात है। अंत की ओर अगर हम बढ़े तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन हो। सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन। जी। जैसा मैंने कहा, मुख्य प्रश्न यह है कि क्या दुनिया अधिक न्यायपूर्ण होगी? क्या विज्ञान मानवता की सेवा करेगा? क्या लोकतंत्र गहरा होगा? न भारत में, दुनिया के तमाम देशों में। और जी। क्या हम युद्ध की राजनीति से आगे बढ़कर सहयोग की राजनीति विकसित कर पाएंगे? जी। इतिहास हमें बताता है कि सभ्यताएं केवल शक्ति से नहीं टिकती। जी। नैतिक वैधता, सामाजिक विश्वास, मानवीय मूल्य, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये केवल संवैधानिक शब्द नहीं है। जी। एक मूल्य रविन्द्रनाथ है। ठाकुर की वो जी। पंक्तियां अगर हम याद करें, जहां जी। मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा, सही बात है। या महात्मा गांधी को सोचें, साधन और साध्य दोनों पवित्र होना चाहिए। पवित्र होना चाहिए। साध्य तो हमारा बहुत, साध्य तो बहुत ऊंचा है, जी। मगर साधन में हम कैसा? लगातार, मैं कहूं, कंगाल होते जा रहे हैं। जी। 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 तो हम जी। शक्ति जी। को न्याय से जोड़ें, विकास को मानवीय गरिमा से जोड़ें और राष्ट्रवाद को विश्व मानवता से जोड़ें, विश्व तभी मानवता से 21वीं जुड़े। सदी मानवता की सदी बन जाएगी। और मैं अपनी बात एक विचार के साथ समाप्त करूंगा, फिर हम प्रश्न कर सकते हैं कि जी। जी। दुनिया जी। को आज केवल नई महाशक्तियों की आवश्यकता नहीं, जी। उसे नई नैतिक शक्तियों की आवश्यकता है। जी। भारत की सबसे बड़ी भूमिका यह नहीं होगी कि वो कितना शक्तिशाली बनता है, जी। बल्कि यह होगी कि वो अपनी शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है। जी। एक ऐसे भारत के लिए जो समृद्ध भी हो, वैज्ञानिक भी हो, लोकतांत्रिक भी हो और सामाजिक न्याय से परिपूर्ण भी हो। और यही जी। सिद्धांत पूरी दुनिया के लिए भी लागू हो। जी। 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 विश्व शांति, सहयोग तथा मानवीय गरिमा का विश्वसनीय प्रवक्ता जिस दिन भारत बनेगा, उस दिन वह निश्चित रूप से दुनिया को नेतृत्व देगा, इसमें जी। कोई दो राय नहीं। जी। जी। बहुत महत्वपूर्ण बातचीत आपने की। बस क्योंकि समय हो रहा है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन एक प्रश्न तो जी हम जी। आपसे करेंगे ही कि ऐसे संकट के समय में भारत सहित समूची दुनिया की धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय, विश्व शांति और समाजवाद की पक्षधर ताकतों की भूमिका क्या होना चाहिए, और इनका ऐतिहासिक दायित्व क्या है, और इस ऐतिहासिक दायित्व की पूर्ति किस तरह से की जानी चाहिए। एक प्रश्न बस ये। जी। देखिए शैलेंद्र भाई, लोकतंत्र केवल सरकारों से नहीं चलता, जी। इसका जिक्र हमने बार बार किया। हम्म। नागरिक भी उसकी बराबर जिम्मेदारी उठाते हैं। सही बात। सही बात। हमें नागरिकों को, एक बतौर नागरिक, न केवल जी। भारत के नागरिक, विश्व के नागरिक, जी। जी। सही बात है। विश्व हमें नागरिक। आलोचनात्मक सोच विकसित करनी होगी, हम्म। तथ्यों पर आधारित चर्चा करनी होगी, जी। संविधान के मूल्यों की रक्षा करनी होगी, जी। सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करना होगा जी। और श्रम, शांति तथा सामाजिक न्याय के पक्ष में लोकतांत्रिक ढंग से संगठित होना होगा। ये सबसे बड़ी बात है। जी। महत्वपूर्ण अमेरिका बात कही में आपने। उभरती आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति और जो तमाम चीजें, देखिए वहां अमेरिका में भी अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ फर्स्ट की नीति के साथ हम कहां जा रहे हैं। हम्म। और ये दुनिया के तमाम नागरिकों के सामने प्रश्न, जी। जी। चाहे जिस देश के अंदर हो, हम अगर वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को, न्यायिक व्यवस्थाओं को, न्यायपालिका को, आर्थिक असमानताओं को अगर एड्रेस नहीं करेंगे, इन संस्थाओं की गरिमा के पक्ष में नहीं खड़े होंगे, तो यह संकट तो टलने वाला नहीं।
जी क्योंकि राजनीति और राजनीतिज्ञ जिस दिशा में जा रहे हैं, जी लगभग पूरी दुनिया वहीं जा रही। पूरी दुनिया जी का ये मतलब में सामान्य मुद्दा बन गया है कि केवल वो संकीर्ण राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद की तरफ दुनिया बढ़ रही है, विश्व बंधुत्व और ग्लोबलाइजेशन से अलग हो रही है। ग्लोबलाइजेशन के जो भी नुकसान हुए भी हैं, जैसा मैंने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुई है, पूंजी का सकेंद्रीकरण हुआ है, जी मगर उससे विकास तो हुआ था। जी ये संरक्षणवाद एक विपरीत दिशा में उठाया गया कदम। जी तो हमें विश्व बंधुत्व की, वसुदेव कुटुंबकम की, या पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, उस जी धारणा को तो कायम रखना है, जी मगर इस धारणा को कायम रखते हुए विश्व के तमाम नागरिक जो हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्रीज, जी शहर की, देशों की सीमाओं को तोड़ते हुए, जी जब तक पूरी दुनिया के नागरिक सामाजिक समभाव, लोकतंत्र की रक्षा, न्यायपालिका की रक्षा, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, न्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ के पक्ष में पक्ष एकजुट होकर और खड़े हों, और यही यही एक रास्ता हो सकता है, यही हमारा तरीका हो सकता है। जी जहां तक विश्व शांति की बात है, वो तो अपने आप आएगी जब हमने इन मुद्दों को एड्रेस कर लिया। तो शांति तो विश्व में आना ही है, विश्व तो शांतिपूर्ण जी होना ही है। जी 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 तो यही हमारे कर्तव्य हैं, जी और हमें निराश भी नहीं होना चाहिए। जी जी सही बात है। तमाम तमाम मुल्कों के अंदर इस तरह के प्रतिरोध खड़े हो रहे हैं, दुनिया में हर जगह प्रतिरोध खड़े हो रहे हैं। जहां की सरकारें इस तरह की संकीर्णताओं पर ज्यादा आगे बढ़ रही है, वहां उतने ज्यादा प्रतिरोध भी खड़े हो जी 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 सही कहा, रहे हैं। सही हर कहा। देश और काल की स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, पर मूल उद्देश्य वही है, जी और जी जी इस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात हुई कॉमरेड पोलवाल जी। और आज की इस बातचीत की हम जो बेहतर दुनिया का सपना देखते हैं, जो गीत गाते हैं कि वो सुबह कभी तो आए आएगी, बेहतर दुनिया की स्थापना के महान क्रांतिकारी लक्ष्य पथ पर आज इस बातचीत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको तहे दिल से शुक्रिया। आपको लाल सलाम। और लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे और जीतेंगे। लाल सलाम। लाल सलाम।